प्रीवियस क्लास की डिस्कशन में हम लोग फैराडे लॉ को पुर्जे पुर्जे करके समझ लिए हैं। नहीं, जब तक कोई कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स नहीं बदलता है, कोई ईएमएफ नहीं होता है। ऑन द कंट्रारी, व्हेन द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर, व्हिच फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर चेंजेस and EMF is induced, the magnitude of EMF is equal to rate of change in flux linkage and the EMF remains in the conductor till there is a change in flux linkage। और ये सारे का डिस्कशन हम लोग प्रीवियस क्लास की वीडियो में किए हैं। आज की क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। We'll see some case studies। Case 1, suppose हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, वो मूव कर रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? ऐसे मूव कर रहा है, लेंथ इसका L है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। ठीक, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है। इसके बारे में कुछ चीजें जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हाट यू सी, V is perpendicular to L and B, और ऐसे क्या हो बढ़िया रहेगा, L is perpendicular to V and B, V and B। देखो, लेंथ इज परपेंडिकुलर टू बोथ V and B। ठीक है, पहला पार्ट में पता चला एरिया स्वेप्ट। हम क्या निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द ईएमएफ, पोलैरिटी क्या है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हम लोग किए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एरिया स्वेप्ट इन डेल्टा टी सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना है ये, इट इज कितना एरिया जाएगा वो डेल्टा टी सेकेंड में। ऑब्वियस है कि ये यहाँ से यहाँ पर चला गया होगा और कितना दूर गया होगा, v डेल्टा टी, है ना। तो फिर ये कंडक्टर अगर यहाँ से यहाँ पर आया तो इतनी समय में इतना दूर आया, कितना एरिया स्वीप कर गया। आप कहोगे इट स्वीप्स एन एरिया इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का एरिया को स्वीप कर गया। ठीक है, इट हैज स्वीप्ड दिस एरिया। ठीक है, तो ये एरिया है कितना है L और ये लेंथ है v डेल्टा टी। सो इट इज A L V डेल्टा टी डेल्टा फाई फ्लक्स कट। प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर इज सेम एज फ्लक्स कट बाय द कंडक्टर। कितना फ्लक्स कट किया, इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स को, so B into normal area, it is BLV delta T, BLV delta T। What is the EMF induced? EMF induced is equal to delta phi by delta T, comes out to be BLV। volts क्या हो जाएगा, product of B, L and V gives you volt। ठीक है, so this much voltage का EMF इंड्यूस हो जाएगा। और अगर हम इस EMF जो इंड्यूस हुआ है उसको अगर एक बैटरी जैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा टर्मिनल उसका पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। आप लोग तो प्रीवियस क्लास पढ़े हो, ऊपर वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। सोचो इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर साथ साथ जा रहा था। नाउ द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल बी अपवर्ड, मींस ऊपर वाला एंड पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एंड नेगेटिव होगा। सो इट विल बी लुकिंग लाइक ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, समथिंग लाइक दिस। समझ में? सो दिस इज ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव वाला ईएमएफ। इधर अंडरस्टूड? वो फोटो को थोड़ा ऊपर उठाओ, दिख नहीं रहा है इसका फेस, सो रहा है कि क्या कर। हाँ बस, इधर क्लियर। ये हो गया ईएमएफ। कहानी अब खत्म नहीं हुआ है, बिट बी में जाएंगे। जब कुछ ऐसा हो रहा था, इतना ही ईएमएफ हुआ। क्यों ईएमएफ हुआ? क्योंकि चार्जेस भागने लगे।
चार्ज इधर भागने लगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नीचे आने लगा, एंड देयर वाज ए ईएमएफ डेवलप्ड। ठीक है भाई, अगर ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और चार्ज आना चाहिए, जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज की जमा बड़ा बढ़ने लगेगा तो आप देखोगे ज्यादा एंड ज्यादा ईएमएफ होगा, द ईएमएफ मस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रुक गया, क्यों? क्योंकि जब ये मूव कर रहा था इसके अंदर की पॉजिटिव चार्जेस इधर को फोर्स पा रहे थे, नेगेटिव चार्ज इधर को फोर्स पा रहे थे, नेगेटिव चार्ज इधर आने लगे, पॉजिटिव चार्ज इधर जाने लगे, और कंटिन्यूसली से चार्ज आते रहेंगे तो यहाँ का चार्ज बढ़ने लगेगा, यहाँ का चार्ज बढ़ने लगेगा, ईएमएफ विल आल्सो इंक्रीज। देन व्हाई यू आर गेटिंग ए फिक्स्ड वैल्यू? दैट इज बिकॉज क्या हुआ था, जब ये चार्ज मूव कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, क्या हुआ कि ये कंडक्टर है, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये है वो कंडक्टर जो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और इसमें नेगेटिव चार्ज हो चुका है, और वो फर्दर पॉजिटिव चार्ज को जब वो लेने की कोशिश कर रहा है, हो क्या रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बैठे हुए वो उसको रिपेल करेंगे। सो दिस पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, दिस नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज को इधर लेने की कोशिश कर रहा है, नाकामयाब कोशिश है। व्हाई? बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज बोथ आर पुलिंग इट इन दिस डायरेक्शन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया, फर्दर चार्ज नहीं आएगा, नहीं। एट स्टेडी स्टेट the EMF induced is constant. क्यों? क्योंकि कोई एक चार्ज Q और फर्दर नहीं जा पा रहा है, बिकॉज net force on any free charge Q inside conductor is 0, क्योंकि 0 नहीं होता और चार्जेस को पुश कर देता। नेट फोर्स 0 है, मतलब द मैग्नेटिक फोर्स must be equal to and opposite to the electric force। इसलिए दोनों मिलके इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिलके इसको कंपेंसेट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स जितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इसका इक्वल एंड अपोजिट होगा। मैग्नेटिक फोर्स तो सबको मालूम है, ये क्यू कूलम चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू भी क्रॉस बी है, और इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू क्यू है। थोड़ा मारपीट करो तो यहां से पता चला कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V क्रॉस B और इक्वल टू B क्रॉस B। सो यू फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन द कंडक्टर। क्या है उसका वैल्यू? B क्रॉस B। समझ में आ रहा होगा, माइनस ऑफ V क्रॉस B, इससे में B क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। So when this conductor was moving, an electric field was developed। अब बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स पहले आया कि मैग्नेटिक फोर्स पहले आया? पहले मैग्नेटिक फोर्स आया, उसके लिए चार्जेस गए, चार्जेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स आया। मैग्नेटिक फोर्स वाज द कॉज, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द प्रोडक्ट और इफेक्ट। जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर कर देगा, प्रोसेस बंद हो जाएगा। So what is the electric field produced? Electric field produced in the conductor is B cross B. Thus, electric field produced in the conductor is given by E is equal to B क्रॉस B, B क्रॉस B। वैसे B और B का डायरेक्शन पता करके आप कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा सोचोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे था? इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे था,
अगर ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, मैग्नेटिक फोर्स इधर को हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर को हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे याद रख सकते हो। और इट इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ E is from higher to lower potential. डायरेक्शन कैसे हुआ? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो जो एक कंडक्टर मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, इट इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर कोई आपको पूछेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई, अगर आपको कोई पूछता है तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस बी। एंड बी क्रॉस बी क्या होता है? बी वी साइन थीटा। नहीं, थीटा क्या है इसमें? एंगल बिटवीन बी एंड भी। इट इज बिटवीन बी एंड भी। सो आप इसको कहोगे थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड भी। ये जो हमारा केस है, जिस केस के लिए हम लोग कर रहे हैं, इस केस में बी और भी के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, हियर इट इज 90 डिग्री, तो आप क्या कहोगे? इट इज सेम एज बी वी। और आप मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। इज नॉट इट डीवी बाई डीएक्स? इट इज डीवी बाई डीएक्स। डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं सर, माइनस डीवी बाई डीएक्स। हाँ, आई अंडरस्टैंड माइनस डीवी बाई डीएक्स, बट व्हेन यू आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दैट माइनस साइन इज इंडिकेटिव ऑफ द डायरेक्शन ओनली। हाँ, तो डीवी बाई डीएक्स, ये जो कंडक्टर को हमने मूव करवा रहे थे, ये मूव कर रहा था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था। व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस? बी एल वी डीएक्स। दोनों में डिस्टेंस क्या था? एल। सो इट इज बी इनटू। बात ऐसे भी देखो, वैसे भी देखो, कैसे भी देखो, चीजें वही है। ठीक है। हाँ वैसे क्लास देखो। तो क्या देखिए हम लोग, when this conductor is moving in a magnetic field, an electric field is established inside the conductor. ठीक है, ठीक है, ये बात है। Suppose I change the case. Suppose I say कि ये B तो था ही ऐसे, और ये कंडक्टर लेंथ L था, but now the conductor was not moving perpendicular to the length. Suppose it was moving at some angle like this. Suppose this is what is the velocity with which the conductor is moving. ठीक है ना? Now L and V are not perpendicular. L and V are not perpendicular. In that case, how to find out what is the EMF induced? अब क्या होगा कि डेल्टा टी सेकेंड में ये जो कंडक्टर यहाँ पर था, ये डेल्टा टी सेकेंड में यहाँ से चलते हुए यहाँ पर आ जाएगा। द कंडक्टर विल मूव सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। ऐसे गया, ऐसे गया, कंडक्टर इज मूव्ड। नाउ if V is or V is at an angle, V makes angle theta with L के साथ थीटा एंगल कर रहा है with length of conductor. तो
ऐसा केस में अगर हमें कोई पूछेगा व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज नथिंग बट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो इन डेल्टा टी सेकेंड्स क्या कहोगे आप, डेल्टा टी सेकेंड में व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट नॉर्मल टू, एरिया स्वेप्ट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, अब ये कंडक्टर कुछ ऐसे गया है, दैट मींस द एरिया स्वेप्ट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, ये गया है, दिस इज द एरिया स्वेप्ट। इफ दिस इज व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट, तो आपको पता करना है कि एरिया कितना है, कितना एरिया होगा डेल्टा टी सेकेंड में। अगर ये गया होगा तो कितना दूर गया होगा, भी डेल्टा टी, नहीं। और अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज दिस एरिया, तो बेटर यू डू वन थिंग, यू थिंक दिस वे। मैं यहाँ से ऐसा एक एरिया को इमेजिन करता हूँ, इस एरिया में सपोज हम कहेंगे ये एरिया, और ऊपर से मैं क्या करता हूँ, ये ट्रायंगुलर पीस ऑफ एरिया को काट के लाता हूँ, ये लेकर लाके इधर फिट कर दूंगा, तो ये बराबर एरिया हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आप कहोगे ये एंगल भी तो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, व्हाट इज दिस लेंथ, क्योंकि ये लेंथ तो है VDT, तो ये लेंथ हो जाएगा भी डेल्टा टी साइन थीटा। इधर क्लियर, ये लेंथ कितना हो गया, भी डेल्टा टी साइन थीटा। ये लेंथ कितना है, ये लेंथ है L, तो एरिया कितना हो जाएगा, L भी डेल्टा टी साइन थीटा। ये हो गया हमारा, ये हो गया द एरिया स्वेप्ट। सो व्हाट इज द फ्लक्स कट, V एरिया दैट इज BLV डेल्टा टी साइन थीटा। So what is the EMF? EMF is BLV sin theta, क्योंकि EMF का फॉर्मूला होता था डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये जो चीजें लिखना यहाँ पे है, इसको स्मार्ट मेथड में हम दूसरे तरीके से समझ सकते थे, इसलिए मैं करवाया। मैं आपको जो पहला वाला मेथड है उसी मेथड में करना चाहता हूं। पहला वाला मेथड में जो ईएमएफ था, सॉरी, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था पहला वाला मेथड में, वो क्या था, BLV। इसमें L क्या था, परपेंडिकुलर टू V and B। When L is perpendicular to V and B, the EMF was BLV। चलो अभी कुछ ऐसे ही करते हैं। L परपेंडिकुलर टू V and B क्या है, ये जो लेंथ है ये B को परपेंडिकुलर है, यहाँ है, V को नहीं, V को परपेंडिकुलर नहीं है। So let us consider a part of length which is perpendicular to V and B. I can resolve this conductor, मैं कहूँ कि ये जो कंडक्टर है, सॉरी, ये जो कंडक्टर है उसका ये वाला लेंथ is perpendicular to V and perpendicular to B. The total length of this conductor can be resolved into two components, ऐसे and ऐसे। ये वाला component is perpendicular to V and परपेंडिकुलर टू B। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये है L, ये थीटा, तो ये L cos थीटा, ये L sin थीटा। तो जहां पर BLV होता था वहां पर क्या हो जाएगा, BL sin थीटा एंड V, BL sin थीटा एंड V हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? So if I find out the length of the conductor perpendicular to V and B, then my answer will be BLV sin थीटा। ये माइनस साइन कहां से गया? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सपोज आई गो फॉर केस नंबर 2। तो बिफोर आई गो फॉर केस नंबर 2, आई वांट टू सी ए स्मॉल क्वेश्चन। तो आपको ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन में से अगर डेरिवेशन पूछेगा तो आपको वो याद रखना है। कुछ लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो लोग ठीक से तैयारी करके नहीं आए, उनको सिर्फ ये याद रखना है, बोर्ड लेवल के लिए ये काफी है। ये कोई एक कंडक्टर है, लेंथ L है, V वेलोसिटी में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप कहोगे दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बैटरी ऑफ EMF। कितना है EMF?
ईएमएफ कितना होता था, BLV, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, एंड इट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। एंड व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतनी चीजों को याद रखो, आपकी काम निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, इट वाज इक्वल टू B क्रॉस V। B और V के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इट इज BV, 90 डिग्री नहीं है तो इट इज BV sin थीटा। तीन चीज याद रखना है पूरा का पूरा डिस्कशन में से। When this conductor is moving in a magnetic field, an EMF will be induced, ठीक है, that EMF is BLV। इसमें L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर टू V एंड B। और इसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज B क्रॉस V। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस वायर है और यहाँ पर दूसरा वायर है और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दिस वायर इज पुल्ड विथ ए वेलोसिटी v। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ AB is pulled with a constant velocity v, what will be v, then पहला है out of A and B which point will be at higher potential, what is direction of current in AB, what is magnitude of current in AB, पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन AB। अब देखो ये कोई एक कंडक्टिंग रेल्स है, ऐसा कोई वायर रखा है, AB इसके ऊपर मूव कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखे हैं। नाउ इफ आई पुल दिस कंडक्टर लाइक दिस, ये AB इसमें मूव करेगा तो ये लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा। कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल में होगा, सोचो और बताओ, व्हिच पॉइंट विल बी एट हायर पोटेंशियल, A और B। सोचो पॉजिटिव चार्ज किधर जाने वाले हैं, इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स एंड दे विल मूव इन व्हिच डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अबे तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं तो हम कैसे पता कर लेंगे तुम लोग आता है बोल के, सुन रहे तो आवाज एकदम किसी का नहीं आ रहा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर ये कंडक्टिंग बार ऐसे मूव कर रहा है, इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो ये किधर को मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर B है। नो सर, A। अरे हाँ, किधर जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स A, मतलब सारा पॉजिटिव चार्जेस ऊपर जाने लगेंगे, नेगेटिव चार्जेस नीचे आने लगेंगे। तो पता चल गया कि कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का कि B का, A। तो सॉल्यूशन मिला पहला बीट में, VA विल बी मोर देन VB। ये बीट नंबर 1 था। नाउ करंट विल फ्लो बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड थ्रू ए रेजिस्टेंस। ये बैटरी जैसे बिहेव करता है। AB में जो करंट होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, A to B और B to A। कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम अकेले बोलेंगे ठेका लिए सर, A to B। A to B। करंट कैसे फ्लो करेगा, रोशन का आवाज एकदम नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहे हो।
बट आई एम नॉट एबल टू हियर। हाँ बोलो, फिर से बोलो, नहीं आ रहा है रोशन, किसी की भी आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। ये जनरल मिसकंसेप्शन है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। यू आर करेक्ट, बट देन सोचो, इट इज नॉट जस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, बैटरी के थ्रू से करंट कैसे जाता है? ऐसे तो जाता है, बाहर से ऐसे आएगा, लेकिन अंदर से लोअर से हायर जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट ए पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एन ईएमएफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? बी टू ए, बी टू ए। ये याद रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ईएमएफ है। कितना होगा करंट? अच्छा, कितना होगा करंट? क्या होगा? हम जानते हैं कि ये जो वायर है, दैट वायर कैन बी अंडरस्टूड एज ए सिंपल बैटरी ऑफ सम ईएमएफ, है ना। और यहाँ पे अगर लगा है कोई रेजिस्टेंस, तो कितना करंट फ्लो करेगा? द करंट मैग्नीट्यूड विल बी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। क्या ईएमएफ होता है इसमें? देखो, एल लेंथ का कंडक्टर, ओ सॉरी, इसमें लेंथ तो दिया नहीं है, ये लेंथ एल है। सपोज ये लेंथ एल है, तो एल लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी में जा रहा है, तो ईएमएफ हो जाएगा BLV बाई R। So the magnitude of current is going to be BLV by R। समझ में आया? एल लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो ईएमएफ होगा BLV by R। समझ में आया? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट अस सी केस 2। केस 1 में क्या था? केस 1 में हम लोग देखे कि हियर वाज ए स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। ये था केस 1, ठीक है। और लेंथ L इज परपेंडिकुलर टू V एंड B। तो क्या ईएमएफ होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ये था केस 1 का डिस्कशन। नाउ वी गो फॉर केस नंबर 2। यहाँ पर कंडक्टर कैसे मूव कर रहा था? इट वाज इन ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ इन केस नंबर 2 वी सी ए कंडक्टर of length L rotates about one end with angular velocity omega in an axial magnetic field B। ये जो हम करने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और द फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है जो कि एक एंड में घूम रहा है, लेंथ इसका L है और इट इज ट्राइंग टू रोटेट एट वन एंड with some angular velocity omega। तो और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, that magnetic field is axial, मतलब ये जो घूम रहा है उसका जो एक्सिस होगा ऐसे होगा, इनवर्ड। the magnetic field is axial along the axis and when nothing is mentioned you assume it to be uniform magnetic field। axial uniform magnetic field लिखना चाहिए था, मैं uniform नहीं लिखा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। Now I want to know what will be the EMF induced। कितना EMF इंड्यूस होगा? देखो, ये कंडक्टर अगर ऐसे घूम के आएगा तो ये फ्लक्स को तो कट कर रहा है। कौन सा फ्लक्स? इसके अंदर से जाता हुआ सारा फ्लक्स को कट कर रहा है। अच्छा, तो सारा फ्लक्स को कट कर रहा है, तो आप कहोगे कि there will be some EMF। तो ये डेरिवेशन आता है स्कूल एग्जाम में, ध्यान रखना, देख लेना, मैं बता रहा हूं। We are interested to find out the EMF induced in this conductor, bit number 1।
टाइम टी हो गया, टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के लिए कितना समय लेगा। सर क्यों निकाल रहे हैं? अरे हमें क्या निकालना है, हमें तो ये मैप निकालना है। ये मैप निकालने का तरीका क्या हुआ, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो देखेंगे कोई एक टी समय में कितना फ्लक्स कट कर रहा है। मैं टाइम पीरियड ले लिया, टी इज द टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। अच्छा, टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन इज अगर टी हो गया, टी का वैल्यू कितना होगा, यू नो इट इज 2 पाई बाई ओमेगा। अच्छा तो ठीक है, व्हाट इज ए एंड नॉर्मल एरिया स्विफ्ट, नॉर्मल एरिया स्विफ्ट इन टी सेकेंड्स। ये जो टी सेकेंड की बात हुआ, वन रिवोल्यूशन की बात हुआ, उतने समय में ये कितना एरिया स्वीप कर जाएगा। नॉर्मल एरिया स्विफ्ट इन टी सेकेंड्स, स्विफ्ट इन वन रिवोल्यूशन इन वन और टी सेकेंड्स, कितना एरिया स्वीप करेगा। ये पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया मतलब दिस इज व्हाट इज ए सर्किल ऑफ रेडियस एल। सो कितना एरिया ये स्वीप करेगा, पाई एल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर। सो द नॉर्मल एरिया स्वीप्ट इन टी सेकेंड्स इज पाई एल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? ये अगर बात है तो बताओ, व्हाट इज द फ्लक्स कट, डेल्टा फाई। जितना भी फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा था सारे को काट दिया, सारे को काट दिया तो कितना हो गया, इट इज बी इंटू एरिया ऑफ दिस पाई एल स्क्वायर, नहीं, सो इट इज बी पाई एल स्क्वायर और पाई बी एल स्क्वायर। तो व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डेल्टा फाई फ्लक्स को कट करता है टी सेकेंड में, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो हम कहेंगे पाई बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 2 पाई बाई ओमेगा, इट इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. So what you observe that the EMF induced is equal to half B L square omega. है ना? It is equal to half B L square omega. This way we could see ये फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इवन जेई में, मेडिकल एंट्रेंस में भी डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। You must remember the formula and work. क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा बताओ, जब ये कंडक्टर ऐसे घूम रहा था, इसमें कुछ ईएमएफ तो हुआ, कौन सा एंड पॉजिटिव था, कौन सा एंड नेगेटिव था इन दिस पर्टिकुलर केस। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज लेके सोचता हूँ, वो पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी ऐसे था क्योंकि ये ऐसे घूम रहा था। ये अगर ऐसे घूम रहा था, पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी ऐसे था। अब सोचो बी अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी ऐसा है, तो फोर्स कैसे होगा, ऐसे होगा। द फोर्स विल बी आउटवर्ड्स, दिस वाज सेम एज द पॉजिटिव एंड, दिस वाज द नेगेटिव एंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड आपको समझ में आना जरूरी है। तो हम देखें कि व्हेन दिस इज मूविंग, दिस इज बिहेविंग एज द नेगेटिव एंड, दिस एंड बिहेविंग एज द पॉजिटिव एंड। तो ये पोलरिटी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या इसमें, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ, कितना होगा, बी क्रॉस बी। बी क्रॉस बी मतलब बी तो अंदर की तरफ है, बी तो परपेंडिकुलर टू बी है, तो इट इज बी इंटू वी। नहीं, क्या बी समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, चलो लिख लेते हैं इसको। पार्ट बी में लिखेंगे ई एट ए डिस्टेंस x from center is equal to b cross v का मैग्नीट्यूड। देखो भाई, b ऐसा था, ई कंडक्टर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा था अबाउट वन एंड, सेंटर से x डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर कोई अगर पार्टिकल को देखते हैं, उसका वेलोसिटी क्या है,
V is equal to ओमेगा x, यू नो V इक्वल ओमेगा r वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, ओमेगा x। तो यहाँ का वेलोसिटी है ओमेगा x जो कि B को परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वी साइन ऑफ एंगल बिटवीन B एंड V, B और B के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो इट इज बी वी, लेकिन व्हाट इज V अगेन, ओमेगा x, so it is B omega x. So what you find, as you go away from the center, the strength of the electric field is increasing. Electric field inside the conductor is non-uniform. है कि नहीं? It is depending on the value of x. So a non-uniform electric field is developed in the conductor. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बी ओमेगा एक्स। मतलब जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बी ओमेगा एक्स। सो हियर ए टर्म एक्स इज गेटिंग इन्वॉल्व। जबकि हम लोग जो पहला वाला केस किए थे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हम लोग देखे थे इट वाज बी क्रॉस बी, और हम देखे थे इट वाज कमिंग आउट टू बी बी इनटू वी। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन, क्योंकि हर एक पार्ट का वेलोसिटी बराबर था। अब जब कंडक्टर वन एंड में घूम रहा है हर पार्ट का वेलोसिटी बराबर नहीं है, इसमें हर पार्ट का वेलोसिटी बराबर था। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, है कि नहीं। जबकि अब जो देख रहे हैं इसमें हर एक पार्ट का वेलोसिटी बराबर नहीं है, जब ये घूम रहा है हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया। तो अगर डिराइवेशन आता है तो ये वाला डिराइवेशन आता है और पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल है, चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। Excuse me. Here is a यूनिफॉर्म बार और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। इन फिगर शोन ए यूनिफॉर्म conducting bar of length L rotates about midpoint with angular velocity omega in a axial magnetic field। axial magnetic field मतलब समझ में आना चाहिए, the magnetic field is directed along the axis। find potential difference between two ends of conductor। फॉर्मूला रखने वाले कभी कभार फंस जाते हैं ऐसा क्वेश्चन को देखने से। आप सबको बोलना है, और क्या बोलना है कि अगर कोई कंडक्टर ऑफ लेंथ L एक एंड में घूम रहा है, इट रोटेट्स अबाउट वन एंड। इफ इट रोटेट्स अबाउट वन एंड इन एन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, देन द EMF इंड्यूस्ड वाज, थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले, इट वाज हाफ BL² ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा when it is rotating about one end। but now the case is something different, it is not rotating about one end, it is rather rotating about the midpoint। पूछा ये दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आई कैन कंसीडर देयर आर टू रॉड्स, दोनों अपने अपनी एंड में घूम रहे हैं। ये रॉड भी अपनी एंड में घूम रहा है, इसका लेंथ L/2 है,
ये रॉड भी अपनी एंड में घूम रहा है, इसका भी लेंथ L/2 है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ आई कैन कंसिडर दिस एंटायर थिंग, आई कैन कंसिडर, थोड़ा सा इसको सजा के नीचे ले आते हैं प्यार से। ओहो ये इधर आ गया, थोड़ा गड़बड़ी हो गया था लिखने में। एनीवे अब समझ में आ रहा है। डॉक्टर लोग कैसे भी लिख देते हैं, लोग पढ़ लेते हैं। इंजीनियर लोग टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं तो बहुत गाली पड़ता है। क्या है डॉक्टर का लिखा है तो आज तक वो खुद डॉक्टर खुद नहीं पढ़ पाता है, कुछ भी लिख के छोड़ देते हैं। उनका पहला रीजन होता है उनको स्पेलिंग नहीं आता है, बहुत सारा डिफिकल्ट स्पेलिंग होता है मेडिसिन का, ऐसा लिख देते हैं। हाँ चलो ठीक है। अब इसमें देखो ये जो कंडक्टर है घूम रहा है, मैं इसको ऐसे कंसीडर कर सकता हूं क्या, दिस इज वन कंडक्टर ऑफ लेंथ L/2, दिस इज अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ L/2, पूरा मिलके हो गए L, और ये दोनों ऐसे घूम रहे, बात तो एक ही हुआ। अब इसमें कुछ EMF इंड्यूस होगा, इसमें भी EMF इंड्यूस होगा, और when a conductor of length L rotates about 1 in a axial magnetic field B, the EMF induced is half BL square omega, half BL square omega। तो इसमें एक EMF होगा, कितना होगा, हाफ BL/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसमें भी तो वही होगा, दोनों बराबर स्पीड में घूम रहे। अच्छा इसके वाले का जब हम किसी इसके अंदर का कोई फ्री चार्ज को कंसीडर करेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में हुआ वेलोसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वेलोसिटी ऐसा है, ये पॉजिटिव चार्ज किधर को भागेगा, देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, तो दिस एंड विल बी बिहेविंग एज पॉजिटिव चार्ज एंड, है कि नहीं, तो दिस एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर को भागेगा, वो इधर को भागेगा। सोचो बी अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, तो फोर्स विल बी लाइक दिस, दिस विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड। मतलब इन दोनों का जो EMF है उसको मैं कुछ ऐसा समझ सकता हूं, इसका वाला EMF ऐसा और इसका वाला EMF ऐसा, जबकि दोनों का EMF बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो इसमें जितना EMF इंड्यूस हो रहा है इसमें उतने ही EMF इंड्यूस हो रहा है। ये 1 मार्क वाला MCQ था, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें जितना EMF हो रहा है इसमें उतने ही EMF हो रहा है, और वो EMF कितना है, हाफ BL² ओमेगा वाला फॉर्मूला यूज करके L की जगह लेंगे L/2, हाफ BL/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। पूछा ये दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। जब आप यहाँ से यहाँ पर जाओगे इसमें जितना EMF हो रहा है इसमें उतना ही EMF हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर EMF लॉस करोगे, यहाँ पर गेन करोगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। क्या बात समझ में आया? इसमें जितना EMF इंड्यूस होगा इसमें उतना ही EMF इंड्यूस होगा। तो अगर कोई कंडक्टिंग रॉड मिड पॉइंट में घूमता है तो उसका दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। 1 एंड में घूमता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हाफ BL² ओमेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? यस ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई चेंज, मेक ए स्मॉल चेंज। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली फॉर्मूले पे आएगा, मैं उसका एप्लीकेशन पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं। अब आपको सोचना है और बताना है कि ये जो कंडक्टर है, नाउ इट इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। ये लेंथ है 2L और ये लेंथ है L, एंड दिस इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए मैग्नेटिक फील्ड B। और पूछा है बताओ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 ends of conductor।
तो चलिए मिड पॉइंट को ओ ले लेते हैं, सर्वे डाटा दिया हुआ है। सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे EMF induced in OB is equal to OB is a conductor rotating about one end. फॉर्मूला बनेगा हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, लेकिन OB का लेंथ L तो नहीं है, कितना है 2L है। ओके, तो ये 2L का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये 2L का स्क्वायर इंटू ओमेगा। और कैसा रहेगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा B विल बी एट हायर पोटेंशियल, दैट विल बी लुकिंग लाइक दिस, है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा। अच्छा, EMF इंड्यूस्ड in OA is equal to half B L square ओमेगा, और इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, A के तरफ जाएगा कि O के तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में बैठे हुए इधर भाग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज का, तो फोर्स विल बी लाइक दिस, इट विल बी टुवर्ड्स A, तो दिस इज बिहेविंग एज ए EMF लाइक दिस। So this entire thing can be represented as two sources of EMFs, one like this and other like this. This is A, this is B, this is O, this is nothing but EMF induced across OB, that is ये, इसको आप EOB कहो, it is EOB, और ये क्या, it is EOA, ठीक है EOA। अब ना VA माइनस VB और VB माइनस VA कितना होगा देखो तो VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। तो चलो A से B चलते हैं। हियर यू आर लूजिंग EOA एंड गेनिंग EOB। नाउ थिंग्स आर सिंपल, EOA इज माइनस V L स्क्वायर ओमेगा बाई 2, EOB क्या है, ये हो जाएगा 4BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2, तो इट इज प्लस 2BL स्क्वायर ओमेगा, दोनों को जोड़ोगे तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी 3/2BL स्क्वायर ओमेगा। क्या समझ में आ रहा है। अप टू मेडिकल एंट्रांस जो भी क्वेश्चंस आएंगे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये सारा चीजों को समझ लेना जरूरी है। Today we have got plenty of time, so nice. Now I want to switch over to your statically induced EMF, but before that I found everyone sitting with a gloomy face. I want to list out all formulae related to your dynamically induced EMF. डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF को लेते हुए अंदर जो आपको लिए चाहिए नेसेसरी फॉर्मूले लिख देते हैं। पहला हुआ कि EMF इज इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ व्हाट, EMF इज इंड्यूस्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF में हम लोग ये देखें कि कोई कंडक्टर अगर v वेलोसिटी में जा रहा है किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ ऐसा है, तो इस केस में EMF होता है BLV, और उसमें आप कहोगे द पोलैरिटी बिकम्स लाइक दिस। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है B इंटू V, और डायरेक्शन कैसे होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, सो इट इज डायरेक्टेड लाइक दिस।
ये था कंडक्टर मूविंग लाइक दिस। अगर हम कहेंगे इन जनरल द इलेक्ट्रिक फील्ड in a conductor moving in magnetic field is given by E is equal to B cross B। जो कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर B क्रॉस B। अब जब ये सारे चीजों का वाई हाउ बताते हैं तो दिमाग फट जाता है, अदरवाइज आपको याद रखने के लिए देखो कितना सिंपल सा तो चीज है, ठीक है ना। ये फिर हम लोग क्या देखें, थोड़ा इसको यहाँ से तोड़ मरोड़ के सजा के लिख देता हूँ तो शायद आपके लिए जगह बन जाए। इसको काट देते हैं। नाउ आई गिव यू ए केस लाइक दिस, हियर इज मैग्नेटिक फील्ड, हियर इज ए कंडक्टर, हियर इज मूविंग लाइक दिस विथ वेलोसिटी v। नाउ यू विल सी इसके अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऐसे आएगा। सो दिस विल बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ लाइक दिस। And last point that you are supposed to remember is अगर जो कंडक्टर है वो अपना एक एंड में रोटेट कर रहा है, एक्सक्यूज मी, if conductor of length L rotates about one end in axial magnetic field, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या आपको ये बताएगा कि इसका फॉर्मूला याद रह गया? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। बस इतना चीज आपको याद रखना था। अरे बाप, पानी पिएगा? नहीं। क्या ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद रह गया? बस इतना ही याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए। बाकी इसको अगर खोड़ खाड़ के अगर निकालेंगे इसके अंदर से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस निकलेंगे, लेकिन आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो। इज अंडरस्टूड? और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ दिस एंड दिस, बस याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको समझने के लिए चलिए पहले एक समझते हैं टर्म फाई लूप। फाई लूप दैट मीन्स द फ्लक्स passing through a loop, passing through a loop। सपोज कोई एक लूप है, क्लोज्ड लूप है, यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, और सपोज ये जो लूप को आप देख रहे हो, इस लूप का एरिया कुछ ए है, तो आप कहोगे फाई लूप क्या है? इट इज बी इंटू एरिया ऑफ द लूप। सिंपल सा है। B into area of the loop gives you the phi loop, the amount of flux passing through the loop। ठीक है।
दूसरा होता है ई लूप, जिसको हम कहेंगे लूप ईएमएफ। क्या होता है लूप ईएमएफ? इट इज डी फाई लूप बाय dt। क्या मतलब होता है इसका? लूप ईएमएफ, इट इज EMF gained in moving once through the loop। कोई नई चीज नहीं है, कोई आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपके समझने के लिए बता रहे हैं। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम लोग करंट नेटवर्क चैप्टर में किए थे। सपोज हियर आर a number of batteries connected like this, ठीक है, और ऐसा करके ढेर सारे बैटरी लगे। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सपोज यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस है। सपोज हम कहेंगे ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। सपोज व्हाट हम लोग क्या निकालते थे? करंट निकालते थे। कैसे निकालते थे? लूप करंट। याद है क्या? लूप करंट वाज लूप ईएमएफ बाय लूप रेजिस्टेंस। क्या ऐसे नहीं कहते थे? लूप ईएमएफ क्या था? एक बार घूम के आने में कितना ईएमएफ गेन कर रहे हैं। तो ऐसे जाते थे, यहाँ पर गेन करते थे 10, यहाँ पर गेन किए 12, ऐसे वापस आए, यहाँ पर गए तो हुआ लॉस किए 6। सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, गेन करेंगे 10, गेन करेंगे 12, लॉस करेंगे 6। 10 प्लस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय लूप रेजिस्टेंस। लूप में जो रेजिस्टेंस है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज 10। तो ऐसे करके हम लोग लूप करंट निकालते थे। क्या बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं? तो कितना हो गया? 10 plus 12 is 22 minus 6 is 16 by 10 is 1.6 ampere current is flowing in this loop। ऐसे करके करते थे। वो जो लूप ईएमएफ था क्या था? It is the EMF gain in the loop while moving completely once through the loop। लूप में एक बार घूम के आएंगे, जितना ईएमएफ गेन करेंगे, ठीक है, उसको लूप ईएमएफ कहेंगे। यहाँ पर भी अगर ये वायर में हम एक बार ऐसे घूमते घूमते लूप में आ जाएंगे, कितना ईएमएफ गेन करेंगे? दैट इज इक्वल टू डी फाई लूप बाय dt। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये चीज यहाँ पर फाराडे लॉ का अहमियत समझ में आता है। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के केस में व्हेन द कंडक्टर वाज मूविंग एंड वी कुड सी द चार्जेस इनसाइड आर आल्सो मूविंग, वी कुड विजुअलाइज द मैग्नेटिक फोर्स, हेंस द ईएमएफ, हेंस द ईएमएफ पोलैरिटीज। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, देन व्हाई देयर विल बी ईएमएफ, हमें समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदला मतलब अगर कोई एक मैग्नेट को इसके पास लाए या दूर लाए या ऐसे ऐसे करके मूव करवाए, इन दैट केस यू विल सी ऑटोमेटिकली ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस लूप एंड करंट विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग। इसका लॉजिक हमें वेरीफाई करना मुश्किल है, आई मीन प्रूफ करना मुश्किल है। इसलिए फाराडेस लॉ एक लॉ बन गया। अगर ये भी हो जाता तो हम उसको फाराडेस प्रिंसिपल कहते, क्योंकि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला पार्ट को तो हम लोग पूरा फिजिकली समझ लिए। क्योंकि कोई चार्ज मूव करता, कोई कंडक्टर मूव करता है, उसके अंदर के फ्री चार्ज मूव करता है, उसके ऊपर फोर्स आता है। बट द लॉ इज नॉट ओनली फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट आल्सो इनकॉर्पोरेट्स द कांसेप्ट ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ में आया? A changing magnetic field produces electric field. A changing electric field produces magnetic field. These are all Maxwell equations. Later we will see. यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ बदलेगा तो देयर विल बी ए करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए ये पूरे चीज के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज हम कहेंगे यहां पर हुआ यूं है, ये आपका बुक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। ये है कोई एक मैग्नेटिक फील्ड बी ना, और दिया क्या है, ये कोई एक रिंग है, द रिंग हैज गॉट ए रेडियस आर।
और इसकी अंदर ये जो रिंग इज मेड अप ऑफ ए वायर जिसका रेजिस्टेंस है R। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इन फिगर शोन a wire of resistance R was bent to the form of a ring and held in an axial magnetic field. Axial magnetic field B. If B is equal to alpha T plus beta, find current in ring। रिंग में करंट क्या होगा? B जो है वो अल्फा टी प्लस बीटा है, मतलब समय के साथ बदल रहा है। B इज चेंजिंग विथ टाइम। और पूछा है बताओ व्हाट इज द करंट इन द रिंग, और सब कुछ दिया है। MKS यूनिट्स में कुछ नहीं दिया तो हम कहेंगे कि एवरीथिंग इज इन SI यूनिट सिस्टम। ओके, ध्यान रहे इस चैप्टर में जो बेसिक फॉर्मूला फॉर EMF था d∅dt, and this formula is valid only when it is in MKS यूनिट सिस्टम। कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो पहले सबको MKS में कन्वर्ट करना। सॉल्यूशन पूछा है कितना करंट होगा इस लूप में, कितना करंट होगा जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द करंट, कितना करंट होगा, कितना EMF। तो पहले हम निकालेंगे फाई लूप। What is the flux passing through the loop? You know it is B into area. B into area. अब एरिया ऑफ द रिंग क्या है? अगर इसका रेडियस R है तो इट इज पाई B R स्क्वायर। B के जगह वैल्यू डालो, इट इज पाई R स्क्वायर अल्फा T प्लस बीटा। क्या ये फ्लक्स समय के साथ बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विल बी द EMF। तो आप कहोगे EMF induced in the loop is equal to d phi loop by dt। डेरिवेटिव करें तो ये बीटा तो एक कांस्टेंट है, तो ये मिल जाएगा आपको पाई R स्क्वायर अल्फा with respect to time। So the rate of change in flux is pi R square alpha। इसका मतलब लूप EMF is pi R square alpha। मतलब इस वायर में अगर आप एक बार ऐसे घूम के आओगे कितना गेन करोगे? पाई R स्क्वायर अल्फा। तो आप कहोगे लूप करंट कितना है? यू नो द करंट इन द लूप इज लूप EMF बाय रेजिस्टेंस। ये लूप रेजिस्टेंस कितना है? R है, क्योंकि वायर ऑफ रेजिस्टेंस R को बेंड करके रिंग बनाए थे। सो इट इज पाई R स्क्वायर अल्फा बाय R। So the current in the loop will be pi R square alpha by R। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, यहां पर हुआ यूं है कि रिंग है ऐसा, यहां पर मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। अब ये जो रिंग है इसका रेडियस R है और इसका रेजिस्टेंस R है। इन फिगर shown
direction of B is reversed, direction of B is reversed, find the amount of charge passing through any section of ring. ये ring is made up of a uniform wire जिसका रेजिस्टेंस R है। तो B को डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फ्लक्स बदल जाएगा, फ्लक्स बदल जाएगा तो ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो करंट होगा। उस करंट के लिए चार्ज चलेंगे इस वायर में, सरसरा के चार्ज चलने लगेंगे। किसी एक सेक्शन पे बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए पहले समझते हैं कि कितना करंट होगा। अब ये B का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। कैसे रिवर्स हुआ? मान लो कि रिंग था, मैं एक मैग्नेट को ऐसे पकड़ के रखा था, नॉर्थ पोल इधर को था, मैं क्या किया, एस को ऐसे घुमा दिया, अब साउथ पोल इधर को हो गया। पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया। जब मैं B को इस पोजीशन से इस पोजीशन में घुमाया, आई टुक सम टाइम, हो सकता है कि मैं सडनली घुमा दिया या फिर मैं धीरे धीरे घुमाया। सडनली घुमा देंगे तो देयर इज सडन चेंज इन फ्लक्स, धीरे धीरे घुमाएंगे तो देयर इज स्लो चेंज इन फ्लक्स। कौन सा केस में ईएमएफ ज्यादा होगा? व्हेन द मैग्नेट इज रोटेटेड स्लोली और सडनली, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अगर मैं सडनली बदल दिया इसको तो इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स का डायरेक्शन तुरंत बदल गया, आपको स्ट्रॉन्ग ईएमएफ होगा। धीरे धीरे बदला तो वीक ईएमएफ होगा। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स गिव्स यू द ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। चलिए let the change or be reverses in delta t seconds। यहां पर एक बड़ा डिफिकल्ट चीज बताने वाला हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। B का डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? पहले कुछ फ्लक्स जा रहा था, कितना, B इंटू एरिया, नहीं B इंटू ए वाज द फ्लक्स पासिंग थ्रू। जब B को उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए, मैग्नीट्यूड वही रहा, डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब पहले फ्लक्स अंदर जा रहा था, अब फ्लक्स बाहर आने लगा, कितना, B इंटू पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? अगर हम कहेंगे कोई एक बॉल v वेलोसिटी में गया, टकराया, वापस आया, गया v वेलोसिटी में, आया v वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? विल यू से इट इज 0? नो, इट इज 2v। जा रहा था v में, आया v में। और चलो सोचते हैं, पहला केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? अंदर की तरफ, फ्लक्स अंदर की तरफ था, कितना, b इंटू ए। ये फ्लक्स था अंदर की तरफ b इंटू ए। मैं मैग्नेटिक फील्ड को बदला या कुछ किया ताकि इसके अंदर से फ्लक्स हो गया b इंटू ए बाहर की तरफ। ऐसा कब होगा? अगर मैं इस जो रिंग है उसके अंदर से बाहर की तरफ एक फ्लक्स लगाऊंगा, कितना, 2ba, तो वो अंदर वाला फ्लक्स को कैंसिल करेगा ba, बाकी बाहर निकलेगा ba। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करना इज एज गुड एज ए चेंज इन फ्लक्स ऑफ 2ba। और सिंपल तरीके से सोचो, पहले ba अंदर जा रहा था, अब ba बाहर आ रहा है, चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, 2ba। ये समझ में आना जरूरी है। ये 2ba कैसे हुआ, सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले अंदर जा रहा था ba, अब बाहर आ रहा है ba, चेंज इन फ्लक्स होगा 2ba। समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो आप कहोगे कुछ ले लो, ये 2ba तो हो गया, a का वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई b r square, this is change in flux। This change in flux we have assumed to take place in delta t seconds। तो EMF कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। सर डेल्टा टी तो नहीं दिया है। हाँ, हम ऐसे जबरदस्ती इसको डाल रहे हैं, दिया नहीं तो क्या करेंगे,
2 पाई बी आर स्क्वायर बाई डेल्टा टी। अच्छा, अगर ये बात है तो विल देयर बी ए करंट इन द लूप? यस। क्या करंट होगा? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना था? ये, और रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर है, डिवाइड करो, इट इज कमिंग 2 पाई बी आर स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी। दिस इज द करंट इन द लूप। बट बड़ी दुख की बात है कि डेल्टा टी कहीं नहीं दिया है। बी तो रिवर्स कर गया, बताया है, कितनी समय में दिया नहीं है, तो ना हमें ईएमएफ पता चलेगा ना हमें करंट पता चलेगा। लेकिन हमें ईएमएफ और करंट नहीं पूछा गया है, पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ रिंग। ये रिंग के अंदर से किसी भी एक सेक्शन से कितने चार्ज पास करेगा। Perhaps you know the amount of charge passing is given by I into T. करंट है ये करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक ईएमएफ होगा। ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स बदलने को कितना समय लगा? डेल्टा टी सेकेंड्स। मतलब दी ईएमएफ रिमेन्स फॉर डेल्टा टी सेकेंड्स, द करंट रिमेन्स फॉर डेल्टा टी सेकेंड। सो व्हाट इज द चार्ज ट्रांसफर? I into delta T. The third part of the law, the EMF will remain in the conductor as long as the change in flux is taking place. फ्लक्स बदल रहा था डेल्टा टी सेकंड के लिए, ईएमएफ डेल्टा टी सेकंड के लिए था, करंट भी डेल्टा टी सेकंड के लिए था, तो उतने ही समय में तो चार्ज पास होगा। उसके बाद ना ईएमएफ था ना करंट था, नहीं, तो हम कहेंगे द चार्ज ट्रांसफर, बिट नंबर 3 में भी करेंगे क्यू, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर इज इक्वल टू कितना? इट इज आई इंटू टी, और आई इंटू डेल्टा टी ऐसे लिखो, इट इज आई इंटू डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, जो अननोन क्वांटिटी था क्या बन गया? 2 पाई बी आर स्क्वायर बाय आर। व्हाट एन इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन। आप मैग्नेटिक फील्ड को धीरे से चेंज करो या जल्दी चेंज करो, द ईएमएफ विल बी अफेक्टेड। सडनली चेंज कर दिए तो फ्लक्स जल्दी बदल गया तो आप कहोगे ईएमएफ ज्यादा है। नहीं, कोई मैग्नेट को ऐसे पकड़ के रखे थे, नॉर्थ पोल इधर था, ये साउथ पोल था, बी इनवर्ट था, सडनली घुमा दिए तो ज्यादा ईएमएफ होगा क्योंकि डेल्टा टी नीचे है। धीरे से घुमाए तो ईएमएफ कम होगा, सडनली घुमा दे तो करंट ज्यादा होगा, धीरे से घुमाओ तो करंट कम होगा। लेकिन धीरे से घुमाओ या जल्दी से घुमाओ, the amount of charge transferred is remaining same. It is independent of the time of reversal. समझ में आ रहा है क्या? ओके। सपोज हम कहेंगे कि here is a coil of n turns and some flux is passing through it. ठीक है, n टर्न्स है और इसके अंदर से फ्लक्स पास कर रहा है phi. Here I want to give you a generalized expression where phi amount of flux phi amount of flux passing through a coil of n turns changes the EMF induced is given by EMF is equal to, देखो भाई यहाँ पे n टर्न्स है, you consider one turn, this is one turn of the coil, this is second turn of the coil, this is third turn of the coil, ऐसा करके गया। और ये सारे टर्न के अंदर से फ्लक्स जा रहा है। अगर ये फ्लक्स बदलेगा तो पक्का इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये टर्न में अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ ई सपोज, और सपोज ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ,
आप कहोगे सर इधर कैसे पॉजिटिव होगा, इधर क्यों नेगेटिव होगा, इधर क्यों नहीं होगा? आप ले लो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, कुछ तो होगा, कोई एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कोई एक टर्मिनल नेगेटिव होगा। अगर इसमें ऐसे हुआ तो इसमें भी तो ऐसे ही होगा, इसमें भी तो ऐसे ही होगा, नहीं तो ऐसे हर एक में ई ई ई ई करके ईएमएफ इंड्यूस हुए। आपको कोई पूछेगा यहां से यहां तक जाने में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो चलो यहां पर गेन करेंगे ई, फिर गेन करेंगे ई, फिर गेन करेंगे ई, कितने बार? n टाइम्स। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? n d phi by dt, where d phi by dt क्या है? इट इज ईएमएफ पर टर्म। एक टर्म में कितना ईएमएफ होगा? d phi by dt। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? n d phi by dt। Now for you next question, 20 Weber of flux, 20 milliweber, 20 milliweber flux was reversed through a coil of 200 turns in a time of 0.1 second. Find EMF per turn, EMF across the coil, across the coil। ये कॉइल ही है, थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा था। 20 milliweber flux was reversed, 20 milliweber flux was reversed, मतलब पहले 20 milliweber जा रहा था, उल्टा कर दिया, मतलब इधर आने लगा। नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। देखो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए। डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स है ना, इन 0.1 सेकेंड कितना हुआ? देखो तो पहले 20 मिलीवेबर फ्लक्स जा रहा था किसी एक कॉइल के अंदर से, अब उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 2 into 20 milliweber, that is 2 into 10 power minus 3 वेबर। क्या ये 2 क्यों हुआ आपको समझ में आ रहा है? Yes sir. Because the direction of field is now reversed. 20 milliweber जा रहा था, अब 20 milliweber आने लगा है, so it is coming out to be 40 milliweber दिया था, मैं वेबर में क्यों लाया? क्योंकि मुझे सारा एमकेएस में लाना है। 40 into 10 power minus 3, ये था फ्लक्स। डेल्टा टी दिया गया है 0.1 सेकेंड, तो ईएमएफ पर टर्न, हर टर्न के साथ वो प्रॉब्लम हुआ है, कितना हो जाएगा? ईएमएफ पर टर्न डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना, ये बात है। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो गया ईएमएफ पर टर्न। ईएमएफ पर टर्न इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, वैल्यू तो दिया हुआ है। डेल्टा फाई कितना है भाई? ये डेल्टा टी कितना है? 0.1, so is not it coming out to be 40 into 10 power minus 3 by 0.1, कितना हो गया? 1/10 ऊपर गया, is not it 0.4 वोल्ट? यस, हर एक टर्न में 0.4 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल,
EMF across coil is ND5ADT. एक टर्न में इतना हुआ है, there are n turns, there are 200 turns, so this 200 into 0.4 is 80 volt. So coil में EMF क्या होगा? 80 volts potential difference. हर एक टर्न में कितना होगा? 0.4 volts. बहुत ही important है for school board and everything. This particular question values may be different, but the question will be same. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes. ठीक है, आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, लेंजेस लॉ समझाने के लिए टाइम विल नॉट परमिट, सो हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल इसमें देख लेते हैं। ठीक है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब when it was the case of a dynamically induced EMF, कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, हम लोग तो हीरो थे, हम कहते थे इसकी पॉजिटिव चार्ज ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, दिस इज ए सोर्स ऑफ EMF लाइक दिस। अगर इसको किसी एक रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे, करंट कैसे फ्लो करेगा, क्या करेगा, कुछ हमें मालूम था। बट व्हेन इट इज द केस ऑफ ए क्लोज्ड लूप, अब इसमें भी EMF होगा, हाँ होगा, करंट होगा, हाँ होगा, लेकिन वो करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, है कि नहीं। इसमें EMF का पोलैरिटी जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्लोज लूप है ना। और वहां पर फोर्स का यूज करके हम कर देते थे डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF के केस में। नाउ इट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, हाउ विल बी द पोलैरिटी? मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो EMF होगा, EMF होगा तो करंट होगा, वो करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, जानने की कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो अब ये जो परेशानी है हमारा, इसी का हल करने के लिए हमारे सामने आके एक बड़े ही इंटरेस्टिंग लॉ पहुंचा, गिवन बाय रॉबर्ट लेंज, कॉल्ड लेंज लॉ। क्या कहता है ये लॉ? कोई पूछ रहा था सर उनका नाम ऐसे लेंज क्यों है? अरे पापा का नाम लेंज होगा, उसके ग्रैंड पापा के नाम लेंज होगा, तो अरे नहीं ऐसे नहीं होता उन लोग, नहीं हम लोग का जैसे कोई महांती का बेटा महांती, उसके बेटा महांती नहीं। मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि तुम्हारा ग्रैंडपा का ग्रैंडपा भी सिंह थे, नहीं यादव थे, है कि नहीं? हाँ, ये नहीं हो सकता। तो वहाँ पर उन लोगों का ऐसे नहीं होता है। पीटर का बेटा मीटर होता है, मीटर का बेटा अलेक्जेंडर होता है, उनका कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो बेटा है उसका कोई डिफाइंड फादर मदर नहीं होते, अनडिफाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस में दिखाया जाता है। बट लेंज का फादर का नाम लेंज होगा, अच्छे आदमी थे, तो ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज आता है। आई हैव सीन ए रियल टाइम मूवी। एक लड़का सुसाइड करने गया था, उसको पकड़े, क्यों सुसाइड कर रहे हो, मर रहे हो? बोला मैं जब 10 साल का था, माई मदर एक्सपायर्ड, माई फादर ब्रॉट मी अप टू 12 years। उसके बाद माई फादर मैरिड टू अनदर लेडी, माई वर्चुअल मदर। व्हेन आई बिकेम 15, देन माई फादर एक्सपायर्ड, माई मदर मैरिड टू अनदर वर्चुअल फादर। तो 3 लेयर फादर मदर बदल गया, लड़का वही है बेचारा, पता नहीं चला उसका फादर कौन है मदर कौन है। समझ में? हर 2 साल में उसका फादर मदर बदल रहे, और पता चला कि लड़का का नाम क्या है, तेरे पापा का नाम क्या है, वो मीटर बोलेगा कि किलोमीटर बोलेगा कि पीटर बोलेगा कि क्या बोलेगा, बड़ा कंफ्यूज है ना। So he has got a series of fathers and mothers on his head, claiming his gene. ये बड़ा खैर हमारा ऐसा नहीं होता है। लेंज लॉ क्या कहता है? पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और फिर इसको समझेंगे भी। लेंजेस लॉ के बारे में बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दिस लॉ इज मेड। पहले याद रखो, दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ
conservation of energy, conservation of energy. This law is on the basis of conservation of energy. ठीक है, ये सबसे इंपोर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल ऐसे करके पूछते हैं। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले लॉ का स्टेटमेंट को लिखते हैं। इफ द EMF induced in a conductor is capable of driving a current, then the induced current circulates in such a way that it opposes all causes responsible for it. बड़ा खतरनाक लॉ है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इसके साथ नहीं है, बट ये अपना बलबूते पर बहुत कुछ इंपोर्टेंस को दबाए रखता है अपने साथ। बोल रहा है कि कोई कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मे बी स्टैटिकली इंड्यूस्ड, मे बी डायनेमिकली इंड्यूस्ड, वो ईएमएफ अगर करंट सर्कुलेट कर सकता है, हाँ कर सकता है, अगर वो क्लोज लूप में रहेगा तो करंट ऐसे सर्कुलेट करेगा कि इट विल अपोज द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट। थोड़ा ढंग से समझाएं। सपोजिंग ये जो हमारा थोड़ी देर पहले केस हम लोग पढ़े थे, अरे क्या हो गया, हियर इज ए स्ट्रेट रेल, हाँ ये एक रेल है और ये एक वायर है, ऐसा है, और यहाँ पर कोई एक दूसरा वायर है जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। सपोज ये वायर को मैं v वेलोसिटी में स्लाइड करवाया, v वेलोसिटी में स्लाइड करवाया, और ये लेंथ हमें दिया गया है। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देखना। अब जब ये वायर मूव करेगा, इसमें कुछ करंट होगा नहीं, समझना, कोई आपको पूछेगा नहीं समझाओ बोल के, खाली समझ लो। अभी जब ये वायर मूव करेगा, इसमें एक ईएमएफ होगा, ईएमएफ होगा तो इसमें करंट होगा नहीं, दिल बी करंट इन दिस लूप। वो जो करंट होगा, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, ये यहाँ पे खुला होता तो खाली ईएमएफ होता, कोई करंट नहीं होता। बट व्हेन दिस सर्किट इज क्लोज्ड, द ईएमएफ विल बी एबल टू सर्कुलेट ए करंट। वो जो करंट होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम लोग पहले देख चुके हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में जब ये ऐसे मूव करता है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि इसके अंदर की पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा था, फील्ड अंदर की तरफ था, फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो ये था हायर पोटेंशियल, ये था लोअर पोटेंशियल। दिस ईएमएफ वाज इंप्रिंटेड लाइक दिस, सो इट विल करंट सर्कुलेट ए करंट लाइक दिस। तो पता चला कि करंट ऐसे होगा। ये आपकी फंडामेंटल से कहां से, फारेस्ट लॉ की नॉलेज से, लेंजर्स लॉ को यूज करते हैं। ये भी इसमें करंट होगा, हमें पहले से मालूम है स्मार्ट मेथड से कि करंट कुछ ऐसे होने वाला है। नाउ लेंजर्स लॉ से चेक करते हैं। लेंजर्स लॉ कहता है कि ये क्या ईएमएफ होगा, क्या होगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ईएमएफ क्या होगा, कौन सा पोलैरिटी होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। इट सिंपली सेज कि हम लोग देख चुके हैं कि करंट ऐसे होगा। लेंजर्स लॉ कहता है कि जो करंट होगा वो ऐसा होगा, इट विल अपोज ऑल द कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर इट्स इंडक्शन। करंट क्यों हुआ, क्योंकि ईएमएफ हुआ। ईएमएफ क्यों हुआ, क्योंकि ये मूव कर रहा था नहीं, ये मूव किया तो ईएमएफ हुआ, ईएमएफ हुआ तो करंट हुआ। करंट विल अपोज द रूट कॉज। तो क्यों हुआ करंट, क्योंकि ये मूव किया, तो उसको मूव करने से रोकेगा। द करंट विल सर्कुलेट इन सच ए वे दैट इट विल ट्राई टू अपोज, इसको रोकने की कोशिश करेगा। मतलब कैसे भाई, एग्जॉर्टिंग ए मैग्नेटिक फोर्स लाइक दिस,
Now this current carrying conductor in this magnetic field will experience a magnetic force like this because it has to oppose. तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे होने के लिए सोचो ये वायर में करंट कैसे होना चाहिए, बी ऐसा है, करंट अगर ऐसा होगा तभी तो फोर्स ऐसे होगा, इसका मतलब द करंट हैज टू बी समथिंग लाइक दिस। हो गया ना, इसका मतलब द करंट हैज टू बी लाइक दिस। नहीं, दूसरे तरीके से सोचते हैं, ये हुआ दूसरे तरीके से सोचते हैं। चलो ठीक है, अब ये कंडक्टर क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इस लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल गए। ये एक लूप है, लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल गए, नहीं तो ये लूप में कुछ ईएमएफ होगा कि नहीं होगा, लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदल गए। अब ऐसा आर्ट्स वाला सेंटेंस मत बोलो, साइंटिफिकली बोलो। फ्लक्स कैसे था, इनवर्ड, फ्लक्स बदल गया मत बोलो, इनवर्ड फ्लक्स जैसे जैसे ये मूव करने लगा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ गया कि घट गया, बी इंटू एरिया इज फ्लक्स, एरिया बढ़ गया तो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ने लगा, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज करने लगा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो देयर बी ए लूप ईएमएफ, डी फाई लूप बाय डीटी। तो लूप में पीएमएफ होगा, उसके चलते करंट होगा। वो करंट कैसे होगा, वो करंट वैसे होगा कि इट विल अपोज द वेरी कॉज। कॉज क्या था, इंक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा था, कैसे, बी तो कांस्टेंट था, तो क्या हुआ, एरिया तो बढ़ रहा था ना, दिस एरिया वाज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये एरिया कंटीन्यूअसली बढ़ रहा था, तो हम कहेंगे इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा था। The current will circulate in such a way that it will oppose the increase in inward flux. अंदर जाता हुआ फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करना है, तो जो करंट बनेगा वो कैसा फ्लक्स बनेगा, इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा कि आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। इनवर्ड फ्लक्स बढ़े जा रहा है, करंट कोशिश करेगा उसको अपोज करने के लिए, तो करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा कि आउटवर्ड बनाएगा, वो खुद इनवर्ड बनाया तो बढ़ता हुआ फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है, नहीं उसको क्या करेगा, वो आउटवर्ड बनाएगा। आर यू गेटिंग, इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, करंट इसको अपोज करना है, अपोज करने के लिए वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। अब सोचो कि इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स आउटवर्ड होगा। अगर करंट ऐसे सर्कुलेट करता है तो फ्लक्स तो इनवर्ड हो रहा है, करंट को उल्टा सर्कुलेट करना चाहिए, ऐसे सर्कुलेट करेगा तभी फ्लक्स आउटवर्ड होगा। सो द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। इधर यू मेक यूज ऑफ फैराडेज लॉ और इन डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज इन लूप फ्लक्स, हर एक तरीके से देखे कि करंट ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पता चल गया कि जो फ्लक्स हो, जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा। टू फाइंड direction of I loop, by Faraday's law, आप लिख सकते हो दिस कंडक्टर behaves as a source of EMF। तो अगर ये सोर्स ऑफ EMF हुआ तो करंट कैसे हो जाएगा, करंट विल बी ऐसे, है ना, बाय लेंजेस लॉ AB will experience a force, a magnetic force opposite to V, बिकॉज वही तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईएमएफ एंड करंट। सो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आएगा अपोजिट टू भी। सो करंट इन ए बी, करंट इन ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि करंट अगर ऐसा फ्लो करेगा तभी तो ये इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे आएगा,
मैग्नेटिक फोर्स ए से तब आएगा जब करंट फ्लो करेगा लाइक दिस। थोड़ा सा ढंग से बना दें। सो द करंट ऑपोजिट टू भी होगा तब जब ये वायर में बी ऐसा है, वेलोसिटी ऐसा है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसा है, तो फिर करंट हैज टू बी लाइक दिस। करंट हैज टू बी फ्रॉम ए टू बी। तीसरा हुआ दी current opposes the increase in inward flux, increase in inward flux, increase in inward flux through the loop, through the loop. So the current has to be clockwise, anti-clockwise, क्योंकि ये फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, उसको अपोज करने के लिए करंट हैज टू बी, हाँ, तो करंट कैसा होना चाहिए? सो करंट हैज टू बी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमना चाहिए करंट, तभी जाके जो फ्लक्स बनेगा वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा। और आप चाहो तो थोड़ा डिटेल्स में और लिख सकते हैं। द इंड्यूस्ड करंट has to produce outward flux, hence current has to be कैसा होना चाहिए करंट को? एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंजेस लॉ को यूज करने के लिए आपको डायरेक्शन वगैरह का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं और मुझे देखो और बताओ कि यहाँ पे कोई एक रिंग है। एक क्वेश्चन को बताने वाला सारा क्वेश्चन को बता सकता है, प्लीज कोऑपरेट। यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है तो जो दिखने में ऐसा दिया है, क्या दिया है? दिया है कि इट इज अल्फा बाय से t-5। क्या ये समय के साथ बदल रहा है? कौन? बी। तो ये एक रिंग है। अगर ये एक रिंग है तो ऑब्वियसली इस रिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया गया है, बी कैसे दिया गया है? बी इज गिवन इनवर्ड। पूछा है बताओ ये रिंग में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? पहले देखो कि अगर इसमें ईएमएफ होगा तभी करंट होगा। ईएमएफ तो तब होगा जब फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स क्या है? बी इंटू एरिया, और बी समय के साथ बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदल रहा है। यस, बी बदल रहा है तो फ्लक्स भी बदल रहा है, तो ईएमएफ होगा। ईएमएफ होगा तो करंट होगा। वो करंट अपोज करेगा ऑल द कॉजेस को। चलिए पहले सोचते हैं सॉल्यूशन के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता करना है। बताओ बी इनवर्ड बी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। समय तो नीचे है, टाइम तो नीचे है, टाइम बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो आप कहोगे इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। फिजिक्स है भाई। अच्छा, इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स देयर बी ईएमएफ। इनवर्ड फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो जो ईएमएफ होगा उसके चलते जो करंट होगा उसको अपोज करेगा। इंड्यूस्ड करंट कैसा फ्लक्स बनाएगा? इनवर्ड क्या आउटवर्ड?
इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है, उसको अपोज करना है, तो इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। अरे इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है तो उसको अपोज करना है, तो इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा वो, है कि नहीं। बस ये डबल नेगेशन समझ में, इसलिए टाउटोलॉजी तुम लोगों को पढ़ाया जाता था, लॉजिक्स पढ़ाया जाता था, सेट थ्योरी पढ़ाया जाता था, वो तो सिर्फ मैथमेटिक्स बन के रह गया। यूनियन इंटरसेक्शन निकालो, वेन डायग्राम करो, लॉजिकली कोई समझा नहीं उसका यूज क्या है। नेगेशन ऑफ डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। आप सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, नेगेशन, इसका अपोजिट क्या होगा? द करंट विल ट्राई टू अपोज द डिक्रीज इन इनवर्ड फ्लक्स। अंदर की फ्लक्स घट रहा है, उसको अपोज करना है, तो क्या करोगे? आप मेरे दुश्मन हो, मैं क्या करता हूं, अंदर का फ्लक्स को घटा रहा हूं, आप मेरे को अपोज करोगे, क्या करोगे? अंदर का फ्लक्स को बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ाओगे। सो इंड्यूस करेंट produces outward flux. Oh, sorry. Outward कहाँ होगा? Inward flux, क्योंकि डिक्रीज कर रहा था। Inward flux घट रहा था, induced current will produce inward flux. अब सोचो, induced current inward flux बनाएगा। अब ये induced current कैसे होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यहाँ पे फ्लक्स कैसे होगा? वो तो आउटवर्ड होगा। इंड्यूस्ड करंट को इनवर्ड बनाना है तो द करंट हैज टू सर्कुलेट लाइक दिस, क्लॉकवाइज। नहीं तो आप कहोगे इंड्यूस्ड करंट कैसे हो जाएगा? क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हो तुम लोग। सपोज हियर इज ए स्ट्रेट वायर, ऐसा, इसमें करंट आई जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक रिंग को, ठीक है, ये रिंग को, इसको नीचे रखते हैं तो आसान रहेगा। ये एक रिंग है, इस रिंग को पकड़ के मैं खींच लेना चाहता हूं इधर। आई एम पुलिंग द रिंग इन दिस डायरेक्शन। ये वायर में करंट जा रहा था, इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। रिंग इज पुल डाउन। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन रिंग? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई रिंग को भी वेलोसिटी में खींच रहे हैं, बोला इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पहले तो पता चले कि करंट होगा कि नहीं होगा। करंट तो तब होगा जब इसमें ईएमएफ होगा, ईएमएफ तब होगा जब इसके अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदलेगा। तो चलो देखते हैं क्या इसका अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बदल रहा है। ये जो स्ट्रेट वायर है दैट इज प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के लिए आपको बताना है, इस वायर के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है कि आउटवर्ड है? राइट हैंड फिस्ट रूल, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स आर एंटरिंग। इनवर्ड है। और यहां पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कि यहां पर नहीं, एट एनी डिस्टेंस x इट इज म्यू आई बाई 2 पाई x। x बढ़ेगा तो b घटेगा, दूर दूर जाएंगे तो b का वैल्यू घटेगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर फील्ड जो है वो इनवर्ड भी है और दूर जाने से घट रहा है। यहां से कुछ x डिस्टेंस में b का वैल्यू कितना है? म्यू आई बाई 2 पाई x, वो भी इनवर्ड। तो यहाँ पर इनवर्ड कुछ फ्लक्स जा रहा था और जैसे ये दूर जाएगा क्या होगा? इनवर्ड फ्लक्स विल डिक्रीज, है नहीं? इनवर्ड फ्लक्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इनवर्ड फ्लक्स in ring decreases। रिंग में इनवर्ड फ्लक्स घट रहा है। इनवर्ड फ्लक्स इन द रिंग डिक्रीजेस, है कि नहीं? अच्छा, तो इसके चलते ईएमएफ होगा। क्या सबको समझ में आया कि इनवर्ड फ्लक्स क्यों घट रहा है? अगर मैं करंट का डायरेक्शन को उल्टा कर देता तो बताओ क्या होता स्टेटस? अब फ्लक्स आउटवर्ड होता
आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीजेस होता है कि नहीं? अच्छा, अगर जो है वही रहेगा, रिंग को इधर लाने की बजाय मैं इधर लेता तो इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजेस होता है कि नहीं? Yes. अगर रिंग को मैं पैरेलल टू द वायर मूव करवाता, देयर इज नो चेंज इन इनवर्ड फ्लक्स होता। आर यू गेटिंग? नो चेंज इन इनवर्ड फ्लक्स मींस नो ईएमएफ। आप कहोगे सर ये वायर है और यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये रिंग जो है मूव कर रहा है, ये रिंग मूव करेगा तो इसमें ईएमएफ नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट में कुछ ईएमएफ होगा, ये पार्ट में कुछ ईएमएफ होगा। लूप ईएमएफ कितना होगा? अगर हम कहेंगे ये पार्ट का ईएमएफ को देखेंगे, ये पार्ट का ईएमएफ को देखेंगे तो दैट विल बी ईएमएफ लाइक दिस। दूसरे पार्ट का ईएमएफ को देखेंगे दैट विल बी ईएमएफ लाइक दिस। व्हाट इज द लूप ईएमएफ? जीरो। हर पार्ट में कुछ ईएमएफ होगा लेकिन लूप ईएमएफ जीरो होगा तो करंट जीरो हो जाएगा। हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। नाउ व्हाट द इंड्यूस्ड करंट विल डू? इंड्यूस्ड करंट आपका दुश्मन है। नहीं, मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। तो ये जो है इंड्यूस्ड करंट, ये कैसा बनाएगा? फ्लक्स। इंड्यूस्ड करंट हैज टू oppose the decrease in inward flux. क्या करेगा? Induced current produces inward flux or outward flux? Inward. Induced current produces inward flux. So it is inward flux बनाएगा। सोचो करंट कैसे होना चाहिए? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होगा तभी तो इनवर्ड फ्लक्स बनाएगा, है कि नहीं? इंड्यूस्ड करंट हैज टू बी क्लॉकवाइज। अगर इतना बढ़िया समझ रहे हो तो बताओ इस केस में सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा? टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। इधर को है, इधर को एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन का एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। दिस लाइन इज ए बाउंड्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा करके एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज इट इज बी, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या किया कि एक रिंग को और कोई एक ये एक स्क्वायर लूप है जिसको मैं इसके अंदर खींचने लगा with some velocity v. Find direction of current in square loop. ये स्क्वायर लूप को हम अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खींच रहे हैं। What will be the direction of current? तो पहले देखेंगे करंट तो तब होगा जब ईएमएफ होगा, ईएमएफ तब होगा जब फ्लक्स बदलेगा। क्या इसके साथ फ्लक्स बदल रहा है? कौन सा फ्लक्स? लूप फ्लक्स। लूप ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज इन लूप फ्लक्स। जब ये अंदर जा रहा है, इसके अंदर में से जाता हुआ फ्लक्स बदल रहा है क्या? अरे जब ये इतना घुसा है, फ्लक्स तो सिर्फ इस यहाँ पे ही अंदर जा रहा है, यहाँ पर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। और जब ये कुछ इस पोजीशन से, मान लो कि ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया और थोड़ा अंदर आ गया तो आप कहोगे कि अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, ये वाला फ्लक्स बढ़ने लगा क्योंकि देयर इज नाउ मोर एरिया इनसाइड दिस। तो ये एरिया हो गया जिसके अंदर से फ्लक्स जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सो एज इट इज गेटिंग इनटू दिस फील्ड, द एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अब बढ़िया से बोलो, जो फ्लक्स है आप क्या कहोगे? आउटवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, आउटवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। क्या कहोगे चेंज इन फ्लक्स को? क्या हो रहा है? लूप के साथ एसोसिएटेड अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? जैसे ही अंदर गया बढ़ रहा है, पहले इतने थोड़े से फ्लक्स जा रहा था, अभी सब पूरा रीजन में फ्लक्स जाने लगा। तो अब क्या कहोगे? हाँ, इनवर्ड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो ठीक है, तो फिर जो ईएमएफ होगा
उसके चलते करंट होगा, वो करंट क्या करेगा, इंड्यूस करंट कैसे फ्लक्स बनाएगा, इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस, सोचो अपोज करेगा, वो इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है उसको अपोज करना है, वो इनवर्ट फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग इनवर्ट फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स, तो इनवर्ट फ्लक्स घट जाएगा, इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस आउटवर्ड फ्लक्स, क्यों, क्योंकि लेंज महाराज बोले कि अपोज करता है, ये आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा, आउटवर्ड फ्लक्स बनाएगा तो करंट कैसे होना चाहिए, करंट हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज, so current has to be anti-clockwise. क्या बात समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी जाके आप देखोगे कि आउटवर्ड फ्लक्स बना रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, कैन यू अप्लाई लेंजेस लॉ इन ऑल केस। आप सोचो ये कंडक्टर मान लो कि अभी घुस गया अंदर, अभी खींच के बाहर निकालेंगे तो आप क्या कहोगे, इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो करंट विल बी क्लॉकवाइज। अगर इसको बाहर अंदर करेंगे करंट भी ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, यू विल सी यू आर प्रोड्यूसिंग एन अल्टरनेटिंग करंट बाय merely changing or oscillating the coil, है ना। ये अब ये आपके लिए लेंजेस लॉ इतना ही रहेगा। अगले क्लास हम लोग देखेंगे हाउ द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए रिंग व्हेन द मैग्नेट अप्रोचेस। मान लो कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, और मान लो कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक रिंग है ऐसा, और ये रिंग के सामने ये मैग्नेट रखा गया है, और ये मैग्नेट का हाल ऐसा था कि पहले से इसमें से फ्लक्स निकल के जा रहा था। आप जानते हो कि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है ऐसे, नहीं, और हुआ यूं कि ये जो फ्लक्स ऐसे निकल के जा रहे थे, अब ये मैग्नेट को मैं क्या करता हूं, आई ब्रिंग क्लोज टूवर्ड्स इट। जब ये मैग्नेट को मैं पास लेता हूं इस रिंग के, तो देखोगे शुरू में रिंग के अंदर से थोड़े से फ्लक्स जा रहे थे, अब धीरे धीरे रिंग के अंदर से जाता हुआ फ्लक्स बढ़ने लगा है। बिकॉज ऑफ चेंजिंग फ्लक्स इन द रिंग यू विल फाइंड देयर विल बी एन ईएमएफ एंड देयर विल बी करंट। हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रिंग एज इन फ्रॉम द नॉर्थ पोल, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड व्हाइल लेंजेस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन चीजों को थोड़ा बढ़िया से देख के आओ, अगले क्लास हम लोग इसको करेंगे। मैं सारा चीज जो छोटे मोटे चीज आता है सारे का व्हाई हाउ बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि कोई आप लोग ऐसा ना हो जाओ कि सारा चीज खाली रट के याद करके पास कर गए। लेकिन वही पार्ट ही डिफिकल्ट लगता है जहां पर कुछ नहीं एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है, याद रखो तो फिर ये चीजें आसान लगता है। इसलिए मैं एट द एंड समराइज कर दिया कि पूरे चैप्टर में आपको क्या याद रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।